आरएसएस वाले जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास, उस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन राहुल जी अब तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। केवल झाड़ू लगाने से जी और हारमोनियम बजाने से काम चलने वाला नहीं है। उनका काम ये है कि सफाई कर्मचारी लगाएं। सफाई कर्मचारी है नहीं, पूनम यादव की कोई उपलब्धि नहीं है। जी जी। ना तो उन्होंने कोई अच्छा कोई कॉम्प्लेक्स बनाया, जी जी, मार्केट कॉम्प्लेक्स को बनाया होता, कोई आमदनी जिससे बढ़ती कमेटी की। और हमारी कोशिश होगी इस बार हम सिंबल पे लड़ेंगे, सिंबल पे दारोड़ा और रेवाड़ी भी सिंबल पे हम लड़वाने की बात करेंगे। पार्षदों के भी, पार्षदों को भी हम टिकट देंगे नीचे। पिछली बार वाली गलती नहीं करेंगे कि नीचे टिकट ना दें और ऊपर लड़वा दें। और जिस तरीके से राव नरबीर सिंह, राव अपने अभय सिंह यादव और राव इंद्रजीत सिंह जी ने अपना जो कार्यकल्प दिखाया पिछले 3 महीने से, गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वन मैन अप शिप करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने उसको हराया, मैंने उसको तब उसकी जमानत जब्त करी। अरे भाई, जो असली काम है वो क्यों नहीं करते? लेकिन ये कहना कि मैं बड़ा नेता हूँ, मैं बड़ा नेता हूँ, नेता ये राव इंद्रजीत ने खुद कहा है मैं बड़ा नेता हूँ। कभी राव इंद्रजीत की बेटी कहती है, बेटी कहती है कि राव बड़े नेता है, कि राव बहुत बड़े नेता है। जी जी। और इस बार राज बब्बर को टिकट दे दी जी, और जी, मुझे टिकट दे देते जी, तो 75,000 की तो हार थी। जी जी। 40-50 हजार का अंतर था। जी, इधर उधर हो जाता तो मैं जीत जाता। खुद आरती राव जो है अटेली में बड़ी मुश्किल से छटपटा के 3,000 वोटों से, 3,000 से वोट से जीती है। तो किसको जिताएगी, किसको हराएगी? वो किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रही है? अच्छा, अभी उसको बहुत कुछ किया है। ये लहर वाली पार्टियां उन्हें क्यों पकड़ती है, आपको क्यों नहीं पकड़ती? वो मौसम वैज्ञानिक है, मैं मौसम वैज्ञानिक नहीं हूँ। अच्छा, मैंने मौसम देख के 2014 के अंदर पलटी नहीं मारी। जी जी। मैं 2014 में पलटी मार देता तो मैं भी बन जाता। कभी कभी बातें चलती है कि कैप्टन अजय सिंह यादव भाजपाई हो रहे हैं, भाजपा के प्रति सॉफ्ट है। ये बिना आग कोई धुआं उठाता है या कहीं न कहीं आग लगी हुई है? और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कांग्रेस से 2029 का लोकसभा का चुनाव लड़ूं। जी जी। और किसी भी हालत में, जी, चाहे मुझे कोई खेला करना पड़े, जी जी, मैं चुनाव जो 2029 का जरूर लड़ूंगा। हाँ, इसमें जरूर है कि अगर लोकसभा में अगर प्रसीवन में जो रूल बेल्ट आएगी उसमें मेरी चॉइस रूल बेल्ट की चॉइस रहेगी। कई दफ़ा आदमी जो है भावनाओं में बह जाता है। जी जी। और मैं जो है काफ़ी सेंसिटिव आदमी हूँ। जी जी। और कई दफ़ा मैं ऐसी बातें कह जाता हूँ जिसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ता है, नुकसान उठाना। अब जैसे मैंने 2009 के अंदर जो है भावनाओं में बह के मैंने ये कह दिया कि भाई इसको भूपेंद्र हुड्डा को ही बना दो मुख्यमंत्री। तो आपके बारे में ये है ना कि आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है, कल उनके खिलाफ है, परसों शैलजा के साथ खड़े हैं, फिर तटस्थ हो गए हैं। आपका स्टैंड भी तो क्लियर होना चाहिए लोगों के सामने। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे साथ खास मेहमान है कैप्टन अजय सिंह यादव। एक बार फिर से इसलिए कह रहा हूं कि कुछ महीने पहले इनसे हमने काफ़ी लंबी बातचीत की थी। आज इन्हें फिर से हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सबसे पहले तो कैप्टन यादव, आपका एनजेपी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शुरुआत करते हैं। आपको पता ही है राहुल गांधी हरियाणा के दौरे पर थे, कुरुक्षेत्र में आए, काफ़ी मंथन करके गए हैं, जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो मेरा पहला सवाल यही है कि राहुल गांधी के कुरुक्षेत्र दौरे से कांग्रेस को क्या मिला, क्या नफा, क्या नुकसान? नुकसान तो कुछ नहीं है इसमें। असल में ये जो प्रशिक्षण है इसमें कांग्रेस के इतिहास के बारे में, कांग्रेस की क्या नीतियां रही हैं, कांग्रेस का क्या बैकग्राउंड रहा है, देश की आज़ादी में क्या योगदान रहा है, और अन्य जो पहलू हैं कांग्रेस के, उसके बारे में जो नए अभी जिला अध्यक्ष बने हैं उनसे अवगत कराना, प्लस जो है बूथ मैनेजमेंट और अपना किस प्रकार से इलेक्शन स्ट्रेटेजी को चलाया जाए, उसके लिए ट्रेनर्स वगैरह पूरे देश भर से आए हुए थे
उसमें उत्तराखंड के जिला अध्यक्ष और हरियाणा के जिला अध्यक्ष उसमें आए थे और उसमें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। इसमें इन्होंने जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं अपनी शैलजा जी, वो उत्तराखंड जी जी को देख रही थी और हरि प्रसाद जी जो हैं वो हरियाणा को देख रहे थे। तो इस प्रकार से कि कुरुक्षेत्र है, क्योंकि वहाँ पर वो जो है भगवान कृष्ण की कर्म भूमि लगा लीजिए आप। जी जी तो वहाँ पर जो है ये कार्यक्रम रखा तो उसका एक अच्छा संदेश गया है। जी। कैप्टन साहब, राहुल गांधी आए हैं प्रशिक्षण शिविर में, जो बातें छन छन कर बाहर आ रही है, जिला अध्यक्षों के परिवार के साथ छन छन कर भी क्या है, वो तो प्रत्यक्ष में आ रही है, परिवार के साथ खाना लेना, उनके साथ फोटो कराना, आत्मीयता जोड़ना, एक कांग्रेस का नया रूप देख रहे हैं। वर्षों बाद टीम मिली है, इससे कांग्रेस में कितनी जान आ पाएगी? जो देखो ऐसा है, इससे फर्क तो पड़ता ही है। जैसे पारिवारिक तौर पे आप सबसे मिलते हैं जी जी, तो उससे जो है एक इनकरेजमेंट मिलती है जो जिला अध्यक्ष हैं, और आगे और भी लोगों में उत्सुकता होगी कि वो भी जिला अध्यक्ष बने जी जी, और उनकी इंटरेक्शन हो, और वो भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ जो इंटरेक्शन हुई है उसका लाभ मिलता है। अगर कैप्टन अजय सिंह यादव से एक सवाल सीधा किया जाए, कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत क्या है और कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आप सीनियर नेता है, कम शब्दों में हमको बता दीजिए। कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत तो ये है कि हमारा जो इतिहास है वो बहुत ही गौरवपूर्ण है। देश की आज़ादी में जो है हमने हिस्सा लिया। फिर उसके बाद नेहरू जी ने जो है जितनी भी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, चाहे बहल हो, चाहे आपका इसरो हो, चाहे आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, चाहे भाखड़ा डैम हो, चाहे आपके जितने भी बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो लेके आए थे, IIM हो, जो कोई भी IIM है, IIT है, और इस तरीके से इवन जो आपका आज जो हम सैटेलाइट के ऊपर जो हम पहुंच रहे हैं, ये सोच उस वक्त जो है हमारी इकॉनमी का हाल क्या था, और उन्होंने जो है एक दिशा प्रदान करी। फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने जो है सही तरीके से ये किया कि हम स्थायित्व था विदेश नीति को लेकर, विदेश स्थायित्व जो है विदेश नीति, और धर्म उसमें ये था कि भी हम लोग किसी भी गुट से नहीं रहेंगे, और गुट निरपेक्षता वाली बात थी। तो ये हमारी मजबूती है। इंदिरा जी की जो है 1971 के अंदर जो उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बनाया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने लाहौर तक पहुंच गए थे और जय जवान जय किसान का नारा लगाया था। इंदिरा जी हरित क्रांति लेके आई। जी जी। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो है राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, ये इतने सारे मनरेगा लेके आए, जिसको इन्होंने ख़त्म कर दिया, जो कि बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि महात्मा गांधी जी का नाम हटा दिया। राजीव गांधी जी ने जो कंप्यूटर्स लेके आए यहाँ पर, और जो संचार विभाग है उसका जो है विस्तार किया, संचार क्रांति कह सकते हैं। हाँ, और उनकी द्वारा बनाई हुई योजना के तहत फॉरेन पॉलिसी जो है हमने अपनी ओपन करी, हमने अपनी इकोनॉमी को खोला। जी जी। क्योंकि उनकी तो डेथ हो गई थी 91 के अंदर। जी जी। और 91 में जो है जो वो पॉलिसीज बना के गए थे, नीतियां, उसको लागू किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जो उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे। जी जी। और नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। तो मनमोहन सिंह जी ने जो फॉरेन पॉलिसी को खोला, जिसकी वजह से आज जो है हमारी इकोनॉमी इतनी खुली है। तो हमारा जो इतिहास है और जो हमारी कमजोरी हमारी ये रही है कि हमारा जो संगठन था उसमें कमियां थी। जी जी। वो हमारी कमजोरी रही है। और दूसरा ये है कि जो RSS वाले जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास, उस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन राहुल जी अब तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। ताकि जो है जो हमारी जो नीतियां हैं, जो हमारी आइडियोलॉजी है, उसके ऊपर चलें। सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष हमारा अपना
संदेश है जो उसके ऊपर चलने की बात है, तो उसको तो कमी हमारा संगठन रहा है, और मैं समझता हूँ उससे हमें एक नुकसान भी हुआ। जी जी। कैप्टन साहब, कल 25 जनवरी है, नायब सिंह सैनी अपना जन्मदिन मना रहे हैं। जाहिर है उनके जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो उनकी उपलब्धियां भी बता रहे होंगे। अब 1.25 साल के लगभग हो गया है नायब सैनी को सत्ता में आए, कुछ महीने पहले भी। आप नायब सैनी के जो कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं? अब तक आपकी जनता की कसौटी पर कांग्रेस का जो उसको परखने का जो अंदाज है उसको कितने नंबर देंगे आप नायब सिंह सैनी सरकार? नायब सिंह सैनी जी की जो कार्यकाल रहा है जी वो एज ए मैन जी वो मिलनसार हैं, हंसमुख हैं, सारी जी। बातें हैं उनमें। जी जी लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है, जी चाहे वो शिक्षा की तरफ हो, चाहे वो चिकित्सा की तरफ हो, चाहे आपका कृषि की तरफ हो उसमें, और चाहे आपका एडमिनिस्ट्रेशन का हो, जी उस जी पे जो है उनकी जो उपलब्धियां हैं वो इतनी अच्छी नहीं रही हैं। उसके मिसाल आपको यहाँ आप देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा उसको इम्प्रूव नहीं कर पाए। जी अब आपकी जो है बस स्टैंड नहीं बन पाया यहाँ पर, ना यहाँ बस स्टैंड बन पाया, ना गुड़गांव में बस स्टैंड बन पाया। सिविल हॉस्पिटल जो है यहाँ पर ना यहाँ बन पा रहा है, ना गुड़गांव में बन पा रहा है। जी जी तो और इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर कोई उनकी नया कोई आईएमटी उन्होंने अब तक नहीं खोली है, जी जी। क्योंकि हमारे समय में घोषणा तो 10 IMT की कर रखी है इन्होंने कर रखी है, लेकिन अब तक उसको जमीन के ऊपर मेट्रो जो है, मेट्रो को जो है उसमें उन्होंने घोषणाएं कर रखी हैं कि हम पैसा भी एलोकेशन कर दिया था। अब कह रहे हैं उसकी पॉलिसी हम चेंज करेंगे, उसको हम अंडरग्राउंड लेके जाएंगे। और RRTS जो है, जी जी, जो बावल तक आना था दिल्ली से, SNB तक आना था। हाँ प्रथम चरण में शाजापुर नीमराना बहरोड यहाँ तक आना था। हाँ, लेकिन जो है तो कहने का मकसद ये है उसको भी लागू नहीं कर पाए हैं। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है जी उसमें ये सरकार फेल रही है, और मुझे लगता नहीं है कि जो उनकी उपलब्धियां पानी की देख लीजिए आप, जी रेवाड़ी के अंदर जो है आज तीसरे दिन पानी आ रहा है, और नए जो वाटर वर्क्स हैं तो यहाँ के जो विधायक है लक्ष्मण सिंह यादव, हमारी उनसे भी बात होगी। वो ईमानदारी से सदन में स्वीकार कर रहे हैं कि रेवाड़ी को 3-3 दिन में पानी मिल रहा है, पानी की व्यवस्था की जाए। तो कम से कम ईमानदारी से कमी तो स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, कमी स्वीकार करने से बात नहीं बनती ना। जी जी केवल झाड़ू लगाने से जी और हारमोनियम बजाने से काम चलने वाला नहीं है। जी जी उनका काम ये है कि सफाई कर्मचारी लगाएं। सफाई कर्मचारी है नहीं कमेटी के अंदर, सफाई होती नहीं है। अभी मैं जो आपका ये जो जिस जहां आपका ये ऑफिस है, ये जो नाला जो है, ये पिलर बॉक्स स्कीम मैं लेके आया था। अच्छा अच्छा। इस पिलर बॉक्स, और शैलजा जी उस टाइम पावर्टी एलिवेशन स्कीम की जो है मिनिस्टर थी, और उनसे पैसा दे के हमने ये तो आपके कार्यकाल में नहीं हुआ, मनोहर लाल के कार्यकाल में हुआ। नहीं, आपके कार्यकाल में वो पैसा आया था जो गढ़ीबोली रोड से और आगे दिल्ली रोड की तरफ जा रहा है। चलो जो भी है, एक जी, जी। वो परियोजना की लागू हो गई थी, ये भी जी। उसमें इंक्लूडेड था। जी जी जी। भाई वो चाहे भैया अच्छा, बनाओ, ये इसमें इंक्लूड था, बनाया चाहे बनाओ बाद में, लेकिन ये पैसा पावर्टी एलिवेशन स्कीम का पैसा था, उसको बनने में टाइम लग गया। स्लम बस्ती के विकास का था। हाँ, स्लम एलिवेशन वो उधर एलिवेशन स्लम पावर्टी एलिवेशन स्कीम के तहत जितना भी ये जो नाला है इसको ढक कर, और उसके बाद ये तो आप जानते हैं जब एक स्कीम चालू हो जाती है तो उसकी डिफरेंट फेजेस होते हैं, लेकिन ये स्कीम मैं लेके आया था। अच्छा, और उसमें शैलजा जी का बड़ा भारी योगदान रहा, और उन्होंने जो है गरीबों को मकान बना के दिए। अपने कोलियों के जो मकान हैं उधर जो है राम सिंहपुरा में, शिव कॉलोनी में, और संगी का बास में, कई जगह उन्होंने मकान भी पक्के पर बनवा के दिए उन्होंने। और सेंट्रल स्कूल जो है की बिल्डिंग जो है उसका हमने पत्थर रखवाया उनसे, जिसकी बिल्डिंग नहीं बन पा रही थी, और उसका कलराम सिंह भी जाते हुए उसका जो है उद्घाटन कर गए, जबकि उनका कोई योगदान नहीं था। वो लेके आए थे सेंट्रल स्कूल, लेकिन जो बिल्डिंग का जो काम था
वो मैं कुमारी शैलजा जी को लेके आया था आपने खड़ा किया। और उसका हमने काम शुरू करवाया था। फिर हमने यूनिवर्सिटी यहाँ बनवाई यहाँ पर, और लड़कियों का कॉलेज, लड़कों का कॉलेज आज तक नहीं बन पाया इस सरकार से। आज तक ना तक उसकी ज़मीन जो है रिसाना गांव में आवंटित हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर कोई काम नहीं है। तो कहने का मकसद ये कि हम कितनी परियोजना लेके आए, पॉलिटेक्निक कॉलेज लेके आए, IIT लेके आए, IIM लेके आए, कितने हमने पावर स्टेशन बनाए, जोनावास में, बाले कला में, आपके इसमें काकोड़िया आप मिक्स कर रहे हैं, हरियाणा के संदर्भ में IIT IIM लेकर के आए आप। हाँ, काकोड़िया वगैरह, ये सब जगह IIT वगैरह। आपके इधर जो है खरखड़ा के अंदर IIT बनवाई, आपके वहाँ पर जो है बिजली का सबस्टेशन वहाँ बनवाया। तो 132 kV का गंगा जाट बनाया। ये नहीं क्या, अगर आप देखेंगे हमारे समय में हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, मॉडल स्कूल जो है ततारपुर को बनाने का काम हमने किया। जी जी। अच्छा कैप्टन साहब, जो उपलब्धियां हैं ये तो आप बता रहे हो, उपलब्धियां आपके कार्यकाल में हुई। हम अगर बात करें अभी, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चुनाव कराने की तैयारी में, नगर निगम के भी चुनाव होने, नगर परिषद रेवाड़ी का भी होना है, धारोड़ा नगर पालिका भी होने, और भी नगर पालिकाएं भी है, नगर परिषद भी, यानी तीनों स्तर की जो नगर निकाय चुनाव वो होने। कांग्रेस की कितनी तैयारी है, आप सीनियर लीडर के नाते बताइए। देखो, एक तो पहले तो मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा बता देता हूँ। रेवाड़ी जब मैं पहली दफा MLA बना, ना तो यहाँ पीने का पानी था, ना सीवरेज था। जी जी। हमने सीवरेज की व्यवस्था की और काड़ा का वाटर स्कीम लेके आए, लिसाना वाटर स्कीम लेके आए। जी जी। उसके बाद कोई वाटर स्कीम नहीं बनी हुई। जी जी। ठीक है। और हमने जो पीने का पानी था, जो मसानी बराज से जो आता था पानी पहले, जी जी। वो कनाल बेस स्कीम को हमने इसको लागू किया। जी। और रेवाड़ी के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, इसमें चाहे बाल भवन हो, रेड क्रॉस भवन हो, चाहे आपका मिनी सेक्रेटरीट हो, चाहे आपका जुडिशियल कम्प्लेक्स हो, ये सारा काम हमने करवाया। और कमेटी के अंदर जो है में उनकी आमदनी के लिए हमने ये जो आपकी ओल्ड कोल्ड रोड पे जो दुकानें हैं ये बनवाई, अपना बाजार और ये नया बाजार, और इसके अलावा ऑटो मार्केट जो राष्ट्रीय स्कूल के पास है, परमानेंट इनकम के लिए। परमानेंट इनकम जो, यानी कि हालत ये थी कमेटी की कि वो तनख्वाह नहीं दे पा रहे थे। तो मैंने जो है उस टाइम छोटू राम यादव थे, उस टाइम एडमिनिस्ट्रेटर थे। जी जी। उस टाइम कमेटी नहीं थी, सारा का कुछ हम ही देखते थे। जी। तो हमने इतनी दुकानें बनवाई कि आज जो है कमेटी के पास अपनी दुकानें, उसका किराया आता है, लेकिन उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, यूज नहीं हो पा रहा, क्योंकि कईयों का तो पैसा ही नहीं आ रहा, किराया नहीं दे रहे। अब 5 साल का कार्यकाल खत्म हुआ है नगर परिषद का, पूनम यादव चेयरपर्सन थी। पूनम यादव ने जी जी। पूनम यादव की कोई उपलब्धि नहीं है। धारोड़ा का भी खत्म होने को है। पूनम यादव की कोई उपलब्धि नहीं है। जी जी। ना तो उन्होंने कोई अच्छा कोई कॉम्प्लेक्स बनाया। जी जी। मार्केट कॉम्प्लेक्स को बनाया होता, कोई आमदनी जिससे बढ़ती कमेटी की, एक भी उन्होंने कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया। जबकि 100 करोड़ के उद्घाटन शिलान्यास तो करवाए राव साहब से भी। वो शिलान्यास तो ये तो आम बात थी, वो तो पहले के जो 100 करोड़ तो कहाँ से हो गए, वो तो आप वो 100 करोड़ कहने की बात है, लेकिन ग्राउंड पे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। ना तो पानी की निकासी है, जी जी, ना सीवरेज व्यवस्था ठीक है, ना पानी की व्यवस्था ठीक है, ना सड़कों की व्यवस्था ठीक है। तो हाँ, ये ज़रूर है, कुछ सड़कें बनी हैं, मॉडल टाउन वगैरह में कुछ बनी हैं सड़कें वगैरह, ये तो बनती हैं। जी जी, ये तो आम बात है कि कमेटी के काम करती है। लेकिन जो सफाई में हमारे यहाँ के विधायक जो हैं वो हर शुक्रवार को या शनिवार इतवार को सप्ताह में एक दिन, आप कोई सप्ताह में एक दिन वो सफाई करते हैं। उसके सारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं पूरे जो अपने कमेटी के सारे वहाँ आ जाते हैं, उधर सफाई कर देते हैं। उसके बाद जब थोड़े दिन बाद
जो है दूसरा मोहल्ला पकड़ लेते हैं, इतने में ये मोहल्ला पूरा से भर जाता है। अब तो सुन रहे हैं, अब तो करकट से। कमेटी से शायद कम आते हैं, वॉलेंटियर ज्यादा आते हैं, ऐसा सुन रहे हैं। वॉलेंटियर्स जो आते आपकी हैं, बात वो सहमत है कि सफाई तो सफाई कर्मी करेंगे, उनकी भर्ती करनी सफाई पड़ेगी। कर्मी, देखो जी, सफाई कर्मी भी आते हैं, जी जी, केवल आते हैं। वॉलंटियर से काम नहीं चलता। वॉलंटियर्स असली काम कूड़ा उठाने का काम है, और कूड़ा ले जाने का काम वो तो सफाई सफाई कर्मचारी कर्मी करते हैं। अच्छा। हाँ, तो असली बात ये है कि आप पूरे शहर को खाली छोड़ देते हैं और केवल एक मोहल्ले पे आप लगा देते हैं। मैंने ऐसे नगर बात निकाय नहीं होती। चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी के बारे में पूछा था, हमारी कांग्रेस तैयारी- कितनी तैयार है? हमारी तैयारी पूरी है, और शेड्यूल कास्ट के तहत जो है रेवाड़ी। हमारा रेवाड़ी का इस मैं बार पूरे हरियाणा के संदर्भ में बात कर रहा हूँ आपसे। अभी तो रेवाड़ी की भी बताएंगे, धारोड़ा की भी बताएंगे, अलग धारोड़ा अलग। में भी हमारा भी हम इलेक्शन लड़ेंगे, और हमारी कोशिश होगी इस बार हम सिंबल पे लड़ेंगे। सिंबल पे धारोड़ा और रेवाड़ी। धारोड़ा भी और रेवाड़ी भी जी, सिंबल पे हम लड़वाने की बात करेंगे। पार्षदों के भी। पार्षदों को भी हम टिकट देंगे नीचे। पिछली बार वाली गलती नहीं करेंगे कि नीचे जी। टिकट ना दें और ऊपर लड़वा दें। अच्छा, नीचे से ऊपर तक टिकट देंगे, टिकट ऐसा देंगे। ऐसा प्रयास करेंगे। प्रयास करेंगे, हम अपना जी। प्रयास करेंगे, और वो तो फिर अभी कमेटी बनेगी, जी जी। उसके बाद जो है सिलेक्शन होगा, एप्लीकेशन ली जाएगी। और अभी हमारा सोनीपत के अंदर भी है, हमारा जी जी इलेक्शन ड्यू है हमारा, जी जी। और अम्बाला है, अम्बाला में है, पंचकूला है। पंचकूला में है। तो वहाँ पर भी जो है एक तरीके से एक मिनी इलेक्शन जो है जी वो होगा, और उसमें हम कांग्रेस कोशिश करेगी कि वो जितनी सी ज़्यादा, देखिए सरकार जिसकी होती है जी जी उसको एज तो मिलता ही है, जी जी लेकिन कांग्रेस जो है अपनी भूमिका विपक्ष के रूप में जो हम अपनी भूमिका बना सकेंगे, जिस तरीके से हमारी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ से अपनी जीत दर्ज करें, चाहे वो सोनीपत हो, चाहे अम्बाला हो, पंचकूला हो, चाहे धारोड़ा हो, चाहे आपका रेवाड़ी हो, यहाँ पर अपनी जीत दर्ज करके और अच्छे परिणाम की हमें उम्मीद है। कोई नए साथी भी जोड़ेंगे पार्टी में, कोई एंट्री होगी, नए चेहरे हम देखेंगे? कोई आएगा तब देखेंगे, अच्छा, आगे की बात है। हम यहाँ तो दरवाजे खुले हैं हमारे, क्या जी। कोई ऐसी बात नहीं है। कोई अगर हमारी पार्टी में आना चाहता है तो आए, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए, जो हर नगर निकाय है, चाहे पंचकूला हो, चाहे अम्बाला हो, चाहे छोटी सी यूनिट, चाहे धारोड़ा नगर पालिका हो, हर जगह मंत्री स्तर की या बड़े पदाधिकारियों की नियुक्ति की है बतौर प्रभारी। कांग्रेस की इस दिशा में कोई बैठक, कोई सूचना अभी तक आप के स्तर पर कोई? कल एक जूम मीटिंग है जी, मनरेगा को जो समाप्त किया उसको किया है, जी जी तो उसमें ये मुद्दा भी हम उठा देंगे जी कि भी जो आप, क्योंकि जिन जिन शहरों के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ की कमेटियां बना दें। जी तो कल 10 बजे जूम मीटिंग है हमारी प्रभारी जी के साथ और उनके साथ, तो उसमें ये मुद्दा उठा देंगे। अच्छा, हम ओबीसी की राजनीति की बात करें। आपके पास ओबीसी के, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने नायब सैनिक के रूप में ओबीसी चेहरा दिया। अगर हम 2024 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो क्या भाजपा का ओबीसी चेहरा देना टर्निंग पॉइंट रहा? नहीं, बिल्कुल जो है नायब सिंह सैनी जी को पिछड़ा चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने से एक मैसेज गया, और जिस तरीके से चुनावी समर में जिस तरीके से ये था कि भी कांग्रेस की सरकार आ रही है, लहर कांग्रेस की पूरी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से, चाहे आपस की हमारी फूट की बात हो या कुछ ईवीएम मशीनों के ऊपर भी शंका है हमें जी जी कि वो मशीन के साथ छेड़छाड़ की है। जैसे रेवाड़ी के अंदर 45 मिनट तक ईवीएम मशीन का जो स्ट्रॉन्ग रूम था उसकी लाइट बंद हो गई, उसके कैमरे बंद हो गए, और बराबर में बावल का जो कमरा था उसमें लाइट भी थी, सब कुछ था। इसी प्रकार से पलवल में हुआ, जी जी इसी प्रकार से और भी कई जगह हुआ है। तो और राहुल गांधी जी ने ये भी बताया कि डुप्लीकेशन ऑफ वोट्स कितनी है, कि जो एक ब्राजीलियन की एक महिला है, उसकी 22 जगह उसने उसकी वोट बनी। तो जो है इन लोगों ने इसको मैनेज भी किया। तो
मिला जुला बात है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि नायब सिंह सैनी के बनने से इनको लाभ जरूर मिला। एक बात आप बताएंगे कि चिरंजीव राव से भी हमारा ये सवाल था कुछ दिन पहले, जब गड़बड़ी की जानकारी आप लोगों को मिली कि ये गड़बड़ी हुई है कथित तौर पर, जैसा कि आरोप आपकी तरफ से आ रहा है, अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया गया? नहीं, ऐसा है कि आप अगर आज अदालत में चले जाते हैं, जी जी, ठीक है, तो 5 साल तो उसी में निकल जाते हैं, तो 5 साल तब तक। जी जी, तब तक नए चुनाव आ जाते हैं। मैंने आप इतिहास देख लीजिए, आप जी कोई भी इलेक्शन पिटीशन है वो पहले हाई कोर्ट में होती है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है, तारीख पे तारीख लगती रहती है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। अभी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की 34 वोट की बात थी, सिर्फ 32 वोटों की बात थी, ब्रजेंद्र जी की बात थी, और हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया भी गिनती होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेके आ गए। अब दोबारा ये तो अब कितना 1 साल तो 1.5 साल तो लंबा चला जाता चला ही गया, तो 4-5 साल तो कभी संशोधित याचिका, कभी कुछ ऐसा ही चलता रहा, कभी कोई और स्टे ले आता है, कभी कोई और किसी सिस्टम में ले आता है। तो हमने सोचा कि फजूल की बात है ये जो जाना कोर्ट में, या तो एक कानून बनाए जी जी केंद्र सरकार कि जो इलेक्शन पिटीशन है वो विद इन 6 मंथ्स डिसाइड हो जाए। ये तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। जो अगर 6 मंथ्स के अंदर डिसाइड हो जाए तब तो मन करता है इलेक्शन पिटीशन डालने का। अगर इलेक्शन पिटीशन अगर 5 साल ही चलती रहे और वो जो है उसके ऊपर उद्देश्य खत्म हो जाएगा। जैसे इन्होंने स्पेशल कोर्ट्स बनाए हैं, जी जी, अपने जो MLAs हैं, MPs हैं, उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए हैं, ऐसे इलेक्शन पिटीशन के लिए स्पेशल कोर्ट होना चाहिए, और उसके ऊपर जो है डिसीजन जल्दी आ जाए तो हम तो आगे हम डाल देंगे कभी कभी ऐसी कोई बात हुई तो। अच्छा, एक बात है कि कांग्रेसियों को लेकर के पहले बात होती थी कि बहुत ज्यादा फूट है, टकराव है। अहिरवाल की राजनीति की बात करें, दक्षिण हरियाणा की राजनीति की बात करें, तो पिछले 1 पखवाड़े से, मतलब आप समझ लीजिए दिसंबर के लास्ट वीक में और जनवरी के पहले सप्ताह में लगातार आपसी बयानबाजी चली। आप देखते हो राव इंद्रजीत ने भी जवाब दिया, राव नरवीर सिंह कुछ कह रहे हैं, डॉक्टर अभय सिंह यादव कुछ कह रहे हैं, एक दूसरे के यहाँ आने जाने पर भी जो सवाल उठ रहे हैं कि सीताराम उधर चले गए, कंवर सिंह इधर आ गए। मतलब जो भाजपा में जो चल रहा है, ऐसा कभी कांग्रेस पर आरोप लगते थे, कांग्रेस में ऐसा चलता था, इसे किस, जो भाजपा में जो चल रहा है इसे किस दृष्टि से देखते हैं? जिस पार्टी को एक कार्डर बेस बोलते थे, जी जी, अनुशासन का पाठ पढ़ाते थे ये जी, और ये कहा करते कि कांग्रेस में फूट है, और जिस तरीके से राव नरवीर सिंह, राव अपने अभय सिंह यादव और राव इंद्रजीत सिंह जी ने अपना जो कार्यकलाप दिखाया पिछले 3 महीने से, गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वन मैन अपशिप करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने उसको हराया, मैंने उसको तब उसकी जमानत जब्त करी। अरे भाई, जो असली काम है वो क्यों नहीं करते? आप रामगढ़ के अंदर धरना पे लोग बैठे हैं, उनसे जाके बातचीत करो, अस्पताल की बात करो, सिविल हॉस्पिटल बढ़ाओ, लड़कों का कॉलेज बढ़ाओ, पानी की व्यवस्था ठीक करो। आप जो है विकास की बात नहीं करना चाहते हैं, अपना मेवात में यूनिवर्सिटी बने, यानी कि बजाय इसके। और देखिए, उन्होंने आरोप लगाया कि 55 दिन तक जेल में रहे, जी जी, नरवीर सिंह जेल में रहे जी। तो वो तो चौटाला की, आप जानते हैं, उन्होंने जो है एक आदमी नहीं बल्कि कम से कम 15-16 एक्स MLAs थे, उन सबको अंदर ठोक दिया था, जी जी, और उसके अंदर जो है राव नरवीर सिंह को भी ठोका था, और वो बरी हो गए फिर उसके अंदर। जी जी, तो इस तरीके से बिलो दी बेल्ट जी जी, जो है, और फिर उसके बाद राव नरवीर सिंह ने कहा कि मैंने पहले दफा हरा दिया था। अरे इतिहास वो चलता रहता है, हमने भी हराया था राव अजीत सिंह को, जी जी, 1989 में, जब राव वीरेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री थे, जी जी, और देवीलाल जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर था यहाँ 89 के अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि इतिहास जो है वो चलता रहता है, लेकिन आप इतिहास को उस वक्त दोहराएं, लड़ाई में करके दोहराएं, वैसे अपना इतिहास बताए वो बात अलग है। लेकिन ये कहना कि मैं बड़ा नेता हूँ, मैं बड़ा नेता हूँ,
नेता ये कोई राव बड़ा इंद्रजीत ने खुद कहा है मैं बड़ा नेता हूँ कभी। नहीं। राव इंद्रजीत की बेटी कहती है बेटी कहती है कि राव बड़े नेता है। कि राव बहुत बड़े नेता है, जी जी। और उनकी जो विरासत है वो जो है बेटी कहती है कि उनका नाम लेकर के दूसरे वायरल होना चाहते हैं। नहीं नहीं, वो ये उसने ये भी अपना कहा अपना कि वजूद वो बनाना किसी को चाहते हरा सकते हैं या किसी को जिता सकते हैं। हैं। जी जी। मेरा चैलेंज है राव इंद्रजीत सिंह से कि वो जो उन्होंने मंच बनाया था अपना इंसाफ मंच। इंसाफ मंच, उससे चुनाव लड़के दिखा दे, पता लग जाएगा कहाँ खड़े थे। दोबारा दीजिए चैलेंज जो है। राज बब्बर, दोबारा दीजिए चैलेंज। क्या बोल रहे हैं आप राव इंद्रजीत का, क्या चैलेंज दे रहे हैं आप? मेरा चैलेंज है कि वो इंसाफ मंच से लड़के दिखाएं चुनाव, और फिर पता लगेगा उनकी क्या लोकप्रियता है उनकी। और इस बार राज बब्बर को टिकट दे दी जी और जी। मुझे टिकट दे देते जी तो जी। 75,000 की तो हार थी, जी जी। 40-50 हजार का अंतर था, जी जी। इधर उधर हो जाता तो मैं जीत जाता। करें राज बब्बर की एंट्री तो तब हुई, कह रहे हैं हम सुनते हैं, जब कैप्टन ये अजय सिंह यादव ने हाथ पीछे की। नहीं, बिल्कुल मैंने हाथ नहीं खींचा था। मैंने ये कहा था कि एप्लीकेशन मांगने की क्या जरूरत थी। जी जी जी। जब आपको ये पता है कि भाई लोकसभा के अंदर एप्लीकेशन मांगने का कोई औचित्य नहीं है। खुद आरती राव जो है अटेली में बड़ी मुश्किल से छटपटा के 3,000 वोटों से 3,000 से वोट से जीती है, तो वो किसको जिताएगी, किसको हराएगी, वो किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, अभी उसको बहुत कुछ। एक बात बताइए कैप्टन साहब, राव नरबीर सिंह के प्रति आप, मुझे लग रहा है कि उनकी बात को सही ठहरा रहे हैं और राव इंद्रजीत और आरती राव की बात को गलत ठहरा रहे हैं। ये सारे के सारे मान लिया इंसाफ मंच से वो नहीं जीत पाएंगे, मैं ही आपकी बात पर मोहर लगा दूं, उनको पता लग जाएगा बिना पार्टी, उनको अच्छे से पता लग जाएगा। मोदी की वजह से बनते हैं, मोदी की वजह से बनते हैं। जिस पार्टी की लहर होती है उसकी वजह से बनते हैं। बस लहर की, पहले कांग्रेस की लहर थी तब बन गए थे। जी जी। अब जब इसकी आई, ये लहर वाली पार्टियां उन्हें क्यों पकड़ती है, आपको क्यों नहीं पकड़ती? वो मौसम वैज्ञानिक हैं। मैं मौसम वैज्ञानिक नहीं हूँ। अच्छा। मैंने मौसम देख के 2014 के अंदर पलटी नहीं मारी। जी जी। मैं 2014 में पलटी मार देता तो मैं भी बन जाता। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि 6 बार सांसद, 4 बार विधायक, काठ की हांडी बार बार तो नहीं चढ़ती, ये लोग उनको वोट क्यों दे देते हैं? हारे भी कितनी बार हैं इससे पहले? एक बार इंद्रजीत विधानसभा का, एक बार लोकसभा का। नहीं, 2 बार लोकसभा विधानसभा का। विधानसभा का 2 बार आ रहे हैं? 2 बार आ रहे हैं, 2 बार विधानसभा का। अच्छा हाँ, एक बार राव नरबीर से, एक बार जगदीश यादव से शायद। हाँ 2 बार विधानसभा का आ रहे और एक बार लोकसभा का चुनाव डॉक्टर सुधा यादव से आ रहे। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए उनका 77 से आ रहे हैं, वो जी जी लड़ते आ रहे हैं। मैं 89 में आया था, 12 साल बाद आया हूं मैं भी तो 6 दफा बना हूं लगातार 6 बार बने हैं, और एक ही हल्के से, एक ही पार्टी से, एक ही झंडा। तो ये तो इतिहास है। वो एक ही झंडे की बात आई। कभी कभी बातें चलती है कि कैप्टन अजय सिंह यादव भाजपाई हो रहे हैं, भाजपा के प्रति सॉफ्ट है। ये बिना आग कोई धुआं उठाता है या कहीं न कहीं आग लगी हुई है? देखिए, ये जो 2029 का चुनाव है, जी जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जी जी। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कांग्रेस से 2029 का लोकसभा का चुनाव लड़ूं। जी जी। और किसी भी हालत में, जी, चाहे मुझे कोई खेला करना पड़े, जी जी, मैं चुनाव जो 2029 का जरूर लड़ूंगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अब खेला करना पड़े वो तो सुन लिया, क्या खेला करोगे वो भी सुन लेंगे। राव इंद्रजीत सिंह से हमने एक सवाल किया था कि कल्पना कीजिए, हाइपोथेटिकल सवाल है, परिसीमन आयोग कर देता है परिसीमन का काम पूरा 2029 से पहले, संभावना कम है, लेकिन 1% मान लीजिए कि वो पूरा कर देता है और गुरुग्राम, जो आज का गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र, वो 2 जगह बट जाता है, एक अर्बन एक रूरल। नाम क्या होगा क्या नहीं, ये अभी कल्पना की बात है। कैप्टन अजय सिंह यादव की चॉइस रूरल रहेगी या अर्बन रहेगी? मैं तो रूरल से लड़ूंगा। रूरल से लड़ोगे जो आपका? हाँ, अगर नया परिसीमन हो गया जी जी, तो रूरल से लड़ूंगा मैं। अभी भी जो है, जो कांग्रेस की जो मेरी परफॉर्मेंस, चिरंजीव की परफॉर्मेंस थी जी, वो रूरल से बहुत बेहतर थी, रूरल में बहुत बेहतर थी जी जी, बजाय इसके अर्बन के अंदर। अर्बन के बजाय मतलब रूरल को प्राथमिकता कांग्रेस की जो, अगर कांग्रेस से अगर कोई लड़ता है जी जी, तो उसके लिए रूरल बेटर है। रूरल बेटर है। अच्छा कैप्टन साहब, एक जानकारी हम आपसे ये लेना चाहते हैं कि जब चिरंजीव राव से भी हमारी बात हुई इस बारे में,
एक सवाल ये है कि रेवाड़ी की जब विधानसभा क्षेत्रों की बात करते हैं तो परिसीमन का ही इसमें आ रहा है कि अगर परिसीमन होता है, रेवाड़ी भी विभाजित होता है, यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट में 4 विधानसभा क्षेत्र बनते हैं, तब आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? वो तो समय बताए आपके वो तो जब देखते हैं कौन सी सीट रिजर्व होती है, कौन सी सीट रिजर्व नहीं होती है। अभी मैं कैसे कह दूं कि भी मैं रेवाड़ी छोड़ दूंगा या नए हल्के से कहीं से लड़ेंगे हम लोग। चिरंजीव लड़ेगा, मैं तो लड़ूंगा नहीं एमएलए का। जी जी। और तो अब डिपेंड करता है। इसमें जरूर है कि अगर लोकसभा में अगर परिसीमन में जो रूरल बेल्ट आएगी उसमें मेरी चॉइस रूरल बेल्ट की चॉइस रहेगी। एक बात अक्सर सुनी जाती है, कही जाती है आपके बारे में कि ओबीसी के चेयरमैन का जो पद था उसे लेकर के आपने हल्की बातें कई बार की कि झुंझुना दे रखा है, इस कारण आपका पद गया, उसकी जगह दूसरी नियुक्ति हुई। कभी कभी पश्चाताप होता है मन में कि गलती की? नहीं, ऐसा था कि कई दफा आदमी जो है भावनाओं में बह जाता है। जी जी। और मैं जो है काफी सेंसिटिव आदमी हूँ। जी जी। और कई दफा मैं ऐसी बातें कह जाता हूँ जिसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ता है, नुकसान उठाना। अब जैसे मैंने 2009 के अंदर जो है भावनाओं में बह के मैंने ये कह दिया कि भाई इसको भूपेंद्र हुड्डा को ही बना दो मुख्यमंत्री। जी जी। क्योंकि हमारे पास 5 एमएलए नहीं थे। जी जी। इंडिपेंडेंट ना 5 हजका वाले थे, और जबकि मेरा नाम था, मुझे पता नहीं था। जी जी। तो कई दफा जल्दबाजी में कई बात आप ऐसी बात कह देते हैं जो आपको जो नुकसान पहुंचता है। तो आपके बारे में ये है ना कि आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है, कल उनके खिलाफ है, परसों शैलजा के साथ खड़े हैं, फिर तटस्थ हो गए हैं। नहीं, आपका स्टैंड भी तो क्लियर होना चाहिए लोगों के सामने। स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है। मैं किसी के ग्रुप में नहीं रहा कभी भी। जी जी। सिर्फ एक बार शुरू में सुरजेवाला जी के साथ उन्होंने मुझे टिकट दी तो उनके साथ था मैं। जी जी। जब भजनलाल जी और सुरजेवाला की जब बात बनी थी, जी जी, उसके बाद मैंने किसी भी, शैलजा जी भी मेरे प्रोग्राम में आती थी रेवाड़ी। जी जी। हुड्डा साहब भी आते थे। जी जी। और बल्कि मेरी तो टकराव रहा। जी जी। हुड्डा साहब से। जी। तो मैं तो उसमें भी किसी खेमे में नहीं था। मुझे आप बताओ कब किस खेमे में था मैं? तो अभी आप कांग्रेस मैन हैं? मैं कांग्रेस मैन आज भी हूँ। जी जी। और आगे भी रहूंगा। अच्छा, तो एक कांग्रेस में मेरा किसी गुट से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, तो मूल विषय पर आते हैं एक बार। कांग्रेसमैन ने अभी एक दिन पहले ही प्रेस विज्ञप्ति जारी की, राशन कार्ड की कटौती जो भाजपा कर रही है, बीपीएल की जो कटौती, राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, इसको लेकर के हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि बीपीएल की जो लाइन है वो छोटी की जा रही है, वो है गरीबी घट रही है, गरीबी घट रही है। बुढ़ापा पेंशन जो है, जी जी, उसमें नहीं, मैं तो बुढ़ापा पेंशन की बात करूंगा, मैं उसकी कह रहा हूँ जो अभी पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी उठाया, आपने भी। मेरा एक सवाल तो बुढ़ापा पेंशन पर है और दूसरा जो है पेंशन और बीपीएल। जी जी, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है जी। क्योंकि जो इन्होंने उससे किसानों ने जो किसानों का आय जोड़ दी उसमें और भी कई बातें, जबकि किसानों का आय जुड़ती नहीं है कभी। जी जी। तो उसको जोड़ दिया उसके साथ। और उसमें कई लोगों के राशन कार्ड कट गए, और जो ये फ्री के राशन जो मिला करते थे, कईयों को राशन मिलना बंद हो गया। और सबसे बड़ा मुद्दा है बुढ़ापा पेंशन। जी जी। हर गांव के अंदर कम से कम 20 से लेकर 25 बुजुर्गों की पेंशन कट गई है हर गांव के अंदर, और वो उसका बगैर किसी बात पे केवल। और ये जो लाडली योजना थी, इसमें 21 रुपए इन्होंने कहा था, 1100 रुपए दिए। जी जी। 1000 रुपए कह रहे हैं हम तुम्हारे खाते में डाल देंगे, आरडी की कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये चुनाव के नजदीक जो है, जैसे इन्होंने किया बिहार में, ऐसे उसी वक्त 10,000 रुपए का इकट्ठा करके चुनाव के समय डालने की सोच रहे हैं। यानी कि हर चीज में बेईमानी। जी जी जी। अब रोक करके चुनाव के समय डाल देंगे। और फिर फिर लोग सब भूल जाएंगे, फिर तो ये भी भूल जाएंगे कि कांग्रेस के पास इनसे मुकाबला करने की रणनीति क्या है? रणनीति तो हम सत्ता में थोड़ी ना, अभी विपक्ष के नाते भी तो रणनीति सत्ता में आने की। विपक्ष के नाते हम अभी इसलिए तो हम बता रहे हैं पहले ही जी जी कि भी ऐसा करेंगे तो सावधान कर रहे हैं लोगों को। फिर झांसे मत आ जाना, ये आपका ही पैसा है, जो पहले मिलना चाहिए था आपको बाद में दे रहे हैं। जी जी। हाँ। तो ये आप सावधान कर दोगे? हाँ, ठीक है जी।
दोस्तों, आपने कैप्टन अजय सिंह यादव को सुना। इन्होंने साफ साफ बताया कि नायब सैनी सरकार अभी तक बिल्कुल विफल रही है, कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे लोग इस सरकार की तारीफ कर सके। इसके उलट ये सरकार इस तरह चालाकी कर रही है ताकि चुनाव के समय 2029 का जो चुनाव हो उस समय लोगों को उन्हीं का पैसा दे करके ये बताया जा सके कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनका खजाना भर दिया है। कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।